दोस्तों हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड टर्म 1 का एग्ज़ाम पेपर प्रथम सावधि जांच परीक्षा 2021-22। और ख़ास बात आपको बता दूं कि आपके मॉडल पेपर जो हैं कल जारी हो रहे हैं मंडे को, यानी कि 1 नवंबर 2021 को। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि आज 37,000 मैसेजेस आए थैंक्स कहने के लिए कि उनका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था, तो इस चैनल से उन्होंने स्टडी की और एक भी बच्चा जो है फेल नहीं हुआ। ये काफ़ी बड़ी बात है। तो सारे बच्चे, मैं कहूँगा कि सभी बच्चों को बधाइयाँ। और अ, जो विशेष मेरे को उन्होंने दी है उसके लिए थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित विषय से। और जैसे मैं बता चुका हूँ, आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 इस नंबर पे आप 2021-22 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए पेपर, आपका पर्सनल पेपर नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बात करें, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हो तो ए प्लस बी होगा। अभाज्य मतलब है कि जो खुद से भाग जाता हो और जिसमें एक से भाग जाता हो, यानी कि दो हो गया, दो में दो से ही जाएगा और एक से जाएगा। दो के बाद तीन हो गया, तीन के बाद में चार नहीं, पाँच हो गया, पाँच के बाद में सात हो गया, सात के बाद में नौ नहीं हो सकता, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसका अगर किसी का भी रूट करके प्लस कर दें आपस में, यानी कि ए और बी कोई भी ले लो, दो, दो और तीन ले लो, इनका रूट अगर करके प्लस कर दे तो क्या होगा। तो हमें जब अभाज्य संख्याओं का रूट करेंगे तो रूट में ही रह जाएगी, और वो रूट वाली संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ये रूट वाली संख्याएं जो है हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एलसीएम जो दे रखा है आपको 26 और 91, और इसका जो है वैल्यू दे रखी है, एलसीएम कितने बराबर होगा, 182 के बराबर। तो एचसीएफ आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सिंपल क्या करना है यार, मैं क्या करूँगा, 26 को लूँगा पहले अलग से। मेरे को तो देखो यहाँ पे आंसर जो है वो मिलने चाहिए। आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो के दौरान, तो इसको ध्यान से देख लेना। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग टुकड़े को ले लेते हैं। तो यहाँ 26 से 26 को लिया और इसको डिवाइड किया, दो बार में करेंगे तो 13 बार में चला जाएगा। इसके बाद में ये जाएगा नहीं, 13 से ही जाएगा। उसके बाद में 91 को लूँगा, 91 को भी डिवाइड करूँगा और मैं देखूँगा किससे चला जाए। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये 91 किसी से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखूँगा 7 के टेबल में आ सकता है क्या, 7 एकम 7, 7 जो 7 21, हाँ 7 या 21, ठीक है। 7 के टेबल से 13, अभी फिर 13 आ गया। यानी कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या चीज़ है, सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, 13, इधर भी 13, और इसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 13। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपको दे रखा है 1200 और म सप 15 है, तो ल सप निकालना है। तो ल सप का फॉर्मूला जो होता है उसमें क्या होता है, गुणनफल बटे इसके म सप आ जाता है, यानी कि 15 बटे में कर देंगे। तो 15 बटे में करके 1200 को काटो, तो 1200 को काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक है, यानी कि 144 का जब मैं गुणनखंड करता हूँ, दो से पहले करूँगा, 144 लिख दिया, इसको दो से किया तो ये 2 सत 14 और दो दूनी 4, 72 आ गया। फिर दो से करूँगा तो ये आ जाएगा 36, और फिर दो से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर दो से करूँगा तो आ जाएगा 9, और फिर तीन से करूँगा तो 3, ठीक है। तो यानी कि 2 2 3 4, दो कितनी बार आया है, 4 बार, यानी दो की घातांक कितनी है, दो की पावर कितनी आएगी, 4। तो ये ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे कि आपके 8 की पावर 0 गुणा में 2 की पावर 0 बराबर कितना होगा। तो देखो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू एक मानते हैं, हमेशा एक होती है। तो यहाँ पे 8 की पावर 0 है तो एक हो गया, गुणा में 2 की पावर 0 है तो भी एक हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 लग गया तो उसका मान एक होता है। तो एक गुणा एक कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ख। इसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि मैंने अभी बताया था ऊपर के क्वेश्चन में, जो खुद से चली जाए और एक से चली जाए। तो देखो 16 तो खुद से भी जाएगा और दूसरे पहाड़ी में भी आता है, 25 भी आपके खुद से जाएगा और दूसरे के पहाड़ी में भी आता है, 5 में आता है। उसके अलावा 15 भी जो है आपका खुद के पहाड़ी में भी आता है और अलग पहाड़ी में भी आता है। लेकिन 29 जो है ये खुद के पहाड़ी में आता है और केवल एक के पहाड़ी में आता है, बाकी आएगा ही नहीं। यानी कि ये एक के टेबल में और 29 के टेबल में ही आएगा, उसके अलावा कोई टेबल में आएगा नहीं। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक के टेबल में आए और खुद से डिवाइड हो। तो का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा
किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, तो पी एक्स के शून्यांक बताने, यानी x को ये कर्व कितनी बार काट रहा है, तो हमने देखा इस कर्व को जा कर के एक बार काट के और एक बार काट के ऊपर हो जा रहा है ना, टच करके। तो यहाँ पे एक बार ही काट रहा है एक्स को कोई भी रेखा जितनी बार काटती है उतने उसके जो हैं शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क, यानी कि 1। इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां जो क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हैं, तो बहुपद आपको बताना है। तो बहुपद जो होता है हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और एक्स के साथ में क्या होता है हमारा शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फ़ा, आप अल्फ़ा लिख लो इंटू प्लस में बीटा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये शून्यांकों का योग हो गया और ये शून्यांकों का गुणनफल हो गया। तो देखिए यहाँ पे शून्यांकों का योग जो है और गुणनफल, तो योग कितना दिया है 4 दिया है और गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। तो 4 गुणनफल की जगह योग की जगह योग रख देते हैं। योग कितना है 4, तो 4 रख देंगे योग की जगह और गुणनफल की जगह रख देंगे 1। तो अभी देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो है योग दिया हुआ है 4, तो 4 गुणा एक्स कितना होगा 4x। और यहाँ पे आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, एक ही दे रखा है यहाँ पे, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा जो गुणनफल बोलते हैं जिसको, अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे हमने अगर समीकरण रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है इसकी नौवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो याद रखना मैं आपको जो भी है सारे डाउट्स क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हम बोर्ड पे कर लेंगे, बोर्ड से मैं ज़्यादा अच्छा आपको समझा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो लाइव आके मैं आपको समझा दूंगा। नौवां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक अल्फ़ा होती है और एक बीटा होती है। अभी अभी हमने देखा, ध्यान रखना बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वाकई में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। इन पेपर्स को बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूरी बुक में कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। पहले का पैटर्न आपका आसान था जिसमें आपको सिलेबस के पीछे से जो क्वेश्चन दिए गए थे उसी में से प्रश्न आते थे, लेकिन अब के सिलेबस जब चेंज की गई है तो आपको ये लगता तो होगा कि लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा सिरदर्दी वाला ऑप्शन रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघाती बहुपद एक शून्यक शून्य है का एक शून्यक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल आपको बताना है। तो देखिए गुणनफल जो होता है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है उसको हम लिखते हैं सी बाई ए, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये गुणनफल जो है इसका सी बाई ए का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योगफल पूछते हम, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम योगफल पूछते तो वो आता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन। तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें, दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है सी अपॉन ए, लेकिन अगर योगफल पूछे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे तो आपका ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ध्यान रखना ये फॉर्मूला यूज होता है, अभी अभी हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यूज होगा, इसलिए हमें सब पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। बहुपद जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के मूल हैं, आपको इसके मूल बताने हैं। तो इस समीकरण को तोड़ेंगे हम, ब्रेक करेंगे ना बीच में से। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये आपका कितना, हमारे लास्ट वाले गुणा किया तो कितना है 8 ही आ रहा है, संख्याओं को गुणा करेंगे एक्स को नहीं। तो 8 ही हमारे पास आया, यानी कि बीच वाली जो ये डिजिट है इसको 8 मतलब इसको तोड़ें तो उनका गुणनफल 8 आए और जोड़ने घटाने पे वापस 2 आ जाए। तो इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से, देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे -2 लाना है तो -2 लाने के लिए और गुणा उसका करूँ तो 8 आना है। तो क्या करेंगे हम, मैं ले लेता हूँ -4 एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का 8, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का गुणा जो है ये 8 आ गया, ठीक है, 4 गुणा 2 8 हो गया। और इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे तो आपका -2x ही आएगा। देखो -4x में से प्लस का 2x घटाओगे तो क्या आ रहा है, वापस से 2x आ गया। तो ये समझ में आ गया। अब बस इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना तो आपको आता ही है, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एक, देखिए x यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ले लिया x कॉमन, ठीक है। तो x ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में
माइनस का 4, है ना। और यहाँ पर जो है प्लस का 2x ले लेंगे, अगर 2 ले लेते हैं बाहर तो यहाँ बच जाएगा x, और माइनस का यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो माइनस का 4 आ गया, तो माइनस का 4 जब x माइनस 4 आया और एक x प्लस 2 आया, और x प्लस 2 आया, तो माइनस का 4 है, अगर उधर करेंगे दूसरी साइड में तो प्लस का 4 हो जाएगा। और ये x माइनस x प्लस 2 आया था, तो x प्लस 2 को हम इधर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2 और 4। तो ये ए ऑप्शन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, यदि द्विघात बहुपद जो है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक जो है अल्फ़ा बीटा, वो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको बताना है, यानी कि इसमें से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अभी भी मैंने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और इसे हमें पता होता है ए इसके आगे लगा हुआ है, बी इसके आगे लगा हुआ है और सी इसके आगे लगा हुआ है, यानी कि ए बी सी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी क्या है, बी है -1, तो -1 ले लिया, बी की जगह रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बी की जगह क्या है, -x है ना, तो -x के साथ गुणा क्या है, -1 ही होगा, तो -1 ले लिया हमने। और उसके बाद में इसके अपॉन में ए है, ए के साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए, और ए की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि कुछ नहीं है ना, अगर 2x होता तो 2 लेते, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो इसके बट्टे में भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस का 1 आ गया। और माइनस का 1 है और ऑलरेडी इस पे माइनस लगा हुआ है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक होंगे। तो कभी भी जब शून्यांक निकालते हैं तो हम उसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं, यानी कि हम इसको जीरो के इक्वेट मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस वाला इधर लाएंगे जीरो की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा एक्स पे से, तो अंडर रूट लगा दूंगा। अंडर रूट का कोई वैल्यू प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो अंडर रूट का प्लस का, अंडर रूट 3 प्लस का भी और अंडर रूट 3 माइनस का भी, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पी एक्स जी एक्स एक बहुपद इस प्रकार हो कि जी एक्स बराबर नोट शून्य, तो इसको आपको डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि विभाज्य एल्गोरिथम का कथन क्या होता है कि क्यू एक्स प्लस इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स जो है ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा जो है हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर आपका भाजक हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो है भागफल आ जाता है, नीचे शेषफल आ जाता है। तो इनका रिलेशन जो है ये होता है, तो इसमें का ऑप्शन करेक्ट होगा, ये रिलेशन होती है इसकी। उसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियाँ हैं। बीजीय विधियाँ मतलब जो आप व्यंजक के रूप में करेंगे तो 3 ही बीजीय विधियाँ हैं, और चौथी जो है वो ग्राफीय विधि है। तो 3 बीजीय विधियों में कौन कौन सी, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, एक वो विस्थापन वाला मेथड निकालते हैं, और एक आपका जो है उसकी तरह से भी निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो ही गया आपका, और सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, किसी वैल्यू को रख करके पुट करके देखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, दो चरों में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है दो चरों के जो रैखिक समीकरण युग्म के लिए। तो देखिए रैखिक समीकरण के युग्म के लिए देखो अनगिनत हल हो सकते हैं, हम जानते हैं। एक या केवल एक हल हो सकता है, हम जानते हैं। और कोई भी हल भी नहीं हो सकता, ये भी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला असत्य कथन हमें बताना है, तो असत्य कथन ये है कि एक हल होना आवश्यक है। ये बिल्कुल गलत है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका अनगिनत भी हो सकते हैं, उसका एक और केवल एक भी हो सकता है, और उसका कोई भी नहीं हो सकता। तो एक होना आवश्यक हो ही नहीं सकता ना, तो ये असत्य वचन है, का अपना सही आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, समीकरण निकाय जो है यहाँ पे a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, और ये दे रखा है आपको। तो अदित्य हल आपको बताना है, कब होगा अदित्य हल, तो जब a1/b1 बराबर नहीं होता b1/b2 के, ये प्रमेय है आपकी। तो उसके हिसाब से इसके अदित्य हल होंगे, अगर ये इक्वेशन आती है तो अदित्य हल होंगे। उसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण कोई भी इक्वेशन हो, उसकी सिंपल से सिंपल और छोटी से छोटी घात जो है एक होती है, तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। तो कोई भी इंसान यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लो यार, एक बार x की वैल्यू रखो 2, एक बार y की वैल्यू रखो 1। तो मैंने माना x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, और जब मैंने इसको किया तो भी आंसर आ गया, ये भी किया तो भी आंसर आ गया। तो रख के देख लोगे तो का आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन पे। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे,
रैखिक समीकरण युग्म जो है 2x प्लस 3y बराबर 5 है और जो है 4x प्लस 6y बराबर 15 है, तो इसके कितने हल होंगे ये आपको निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है इसके हल एक भी नहीं निकल पाएंगे, तो हमारा जो है यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। घ ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये इसकी समीकरण आएगी जब आप इसमें से आप कोई वैल्यू को रख लेते हो। ये ए है आपका, ये आप ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिख लिया आपने। तो इस फॉर्मूले में A1 B1 B2 बता देता हूँ। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो यहाँ पर A1 की जगह 2 रखो, जैसे मैंने जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना A1/A2, तो ऐसे रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये दो जो है बराबर आ जाएंगी, पहली वाली, और सी वाली जो 15 और 5 वाली वो बराबर नहीं आएगी। करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो कोई हल नहीं आएगा। 21वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका x+2 की क्यूब है, तो ये किस प्रकार का समीकरण है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए घात जो है 3 है, यानी कि त्रिघातीय समीकरण है। 2 होती तो द्विघातीय समीकरण बोल देते। 22वां क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण, जो है देखिए द्विघातीय समीकरण है इसीलिए इसकी पावर 2 है। ये है तो इसके मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें पता तो है विविधकर जो है वो हमें निकालना आना चाहिए। हमें पता होता है विविधकर जो है डी से डिनोट करते हैं और वो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर हो जाता है आपका B² और यहाँ पे माइनस में 4AC। ठीक है, ये होता है आपका जो है फॉर्मूला। तो अब हम जब B² माइनस 4AC में अगर इसको रखते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पे जो हमारा प्रमेय है उसके हिसाब से आता है आंसर कि वास्तविक और समान जो है इसके हल होंगे, प्रकृति इसकी ऐसी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के विविधकर के मान आपको बताने हैं। तो अभी अभी जो फॉर्मूला बताया उसमें आपको केवल A B C की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे A ये है, B ये है और C ये है, ध्यान रखना है आपको, बस पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा 1 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां जो है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला है ये, कि यदि B² इक्वल्स टू 4AC हो, यानी कि अगर हम इस B² 4AC को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा B² माइनस 4AC बराबर 0, यही तो होगा। तो बस यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो यही फॉर्मूले में रखना है। A मैंने बता दिया, A पहला होता है, B आपका दूसरा होता है और C आपका तीसरा होता है। बस उसको उठा कर रख दो, यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो ये आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। AP दे रखा है आपको 4, 10, 16, 22 और 28। तो इसका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस जानते ही हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को जो है माइनस कर देते हैं ना। दूसरे वाले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6। तो हमारा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं भी देख लो, यहाँ पे 16 में से 10 को घटा दोगे तो भी 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब AP का प्रथम पद जो है वो 2 तथा सारवंतर 3 हो तो AP के 3 पद जो होंगे वो कौन से होंगे। तो यार कोई भी होंगे आपका, मान लो कि ये प्रथम पद 2 है तो 2 पहले मान लिया, और सारवंतर 3 है तो प्लस में 3 करोगे तो ये कितना हो गया, दूसरा 5 हो गया, और प्लस में फिर 3 करोगे तो अगला कौन सा हो गया, 8 हो गया। तो पहला था 2, फिर 2 में 3 जोड़ा तो हो गया 5, और 5 में 3 जोड़ा तो हो गया 8, यानी कि 2 3 8। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे होता है A। ठीक है, अगर हम पहला पद बोले तो A होता है, और दूसरा पद होता है A+D, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है आपका A+2D, फिर तीसरा के बाद चौथा पद होता है A+3D। तो ऐसे ही 3D 4D 5D बढ़ते जाओगे। पहला पद पूछेगा तो पहला ये होता है। तो A आपको पता है, D अभी आपको बता ही रखा था कि 3 है, D आपका A, और आपने जो है देखिए 3 तो अंतर बता रखा है और A आपको दे ही रखा है, तो बस हमें निकाल देना है। तो इसमें फॉर्मूले में डालोगे तो पद आपका निकल जाएगा। इसके बाद है आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन। यदि AP के प्रथम पद A तथा सारवंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो nवां पद जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है an का, जो A+n इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत बार काम आएगा आपके, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। AP है आपको 10 7 4, यानी कि घट रही है AP, इसका तीसरा पद आपको बताना है। तो यानी कि अभी अभी मैंने बताया कि an का फॉर्मूला आपको पता है, कि अभी अभी बताया A, फिर प्लस में आपका यहाँ पर आ गया n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अभी ऊपर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो,
ये वाला फॉर्मूला है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका हम कौन सा, हाँ ये रहा 30वां पद देखना है। तो हमारे को a कितना दे रखा है, a है पहला पद 10, तो 10 तो हमने a ले लिया। उसके बाद देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a क्या है, 10 है, 10 लिख दिया, a की जगह 10 लिख दिया। प्लस में करना है n, n मतलब पद दो कितना दे रखा है 30, 30 माइनस 1 करूँगा तो 29 हो जाएगा, चलो 29 डायरेक्ट लिख देता हूँ। इंटू डी, अब d देखना है, d क्या होता है, इसका डिफरेंस होगा। d करेंगे तो 7 में से 10 को घटाओगे तो -3 आएगा, तो -3 गुणा हो जाएगा, -3 गुणा हो जाएगा। तो 29 को 3 से गुणा करोगे तो कुछ आएगा, आई थिंक आ जाएगा ये 29 27 87 आ जाएगा। और 87 में से आपका 10 माइनस करोगे तो माइनस का, ये माइनस का 87 आएगा, और 10 माइनस को -77 आ जाएगा। तो माइनस का 77 जो है ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, मैंने फॉर्मूला जो बताया उसके हिसाब से करना है। अभी अभी फॉर्मूला ऊपर बताया उसमें a लिख लेना है, d लिख लेना है, और n तो आपको 30 दे रखा है। AP दे रखी है आपको, 2 अंडर रूट में है, 8 और 18 और 32 सारे अंडर रूट में है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो सभी को पता है प्रथम पद इसमें 2 दे रखा है, तो अंडर रूट 2 ही होगा। चाहे तो आप निकाल सकते हो, अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 को माइनस करोगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, 34 32 30 खाली स्थान करके प्लस 10, यानी 10 और जो है इन पदों का योग क्या होगा। यहाँ से लेकर के 10 प्लस 10 तक जाएंगे तो इनका योग क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जो है फॉर्मूला, वो अभी आप पहले तो सबसे पहले n नहीं दिया हुआ है। n निकालने के लिए आपको a n वाला फॉर्मूला लगा लेना है, जिसमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला अभी अभी हमने पढ़ा था जो। उसके बाद में आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है जिसमें एस एन निकालते हैं, और एस एन निकालते हैं हम जो कि n/2 a प्लस एल से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका ए एन निकाल लोगे। ए एन निकालने के बाद में जो आपका एनवा पद आएगा उसको हम लिख देंगे एस एन, यानी कि टोटल निकालना है ना, पूरा सम निकालना है। तो n/2 और प्लस में इसमें आ जाएगा आपका a प्लस एल, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे इंटू आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। एन आपने निकाल ही लिया, ए आप यहाँ से देख ही लोगे, पहले पद से ले लोगे। एल आपका लास्ट टर्म कितना पूछा है, आपका लास्ट टर्म 10 दे रखा है, 10 ले लोगे यहाँ पे। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बुक से भी आप रेफर कर सकते हो। 8 के प्रथम 15 गुणरोजों का योग निकालना है, यानी 8 के पहाड़े जो पढ़ोगे तो 15वीं बार में क्या आएगा और उन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। यानी कि 8 के पहाड़े को 15 बार लिखोगे, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, ऐसे करके लिखोगे 15 बार तक, और फिर उनको जोड़ोगे तो उसका योग क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो अगर हम 8 का पहाड़ा लिखते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 ही निकल रहा है ना। 16 में से 8 घटाओगे 8 आएगा, 24 में से 16 घटाओगे 8 आएगा। तो वही फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद में इसका जो है 15 पदों की बात कर रहा है तो 15वां नंबर निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 960। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, समद्विबाहु लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी समरूप त्रिभुज समरूप होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। 33 नंबर है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार बी है और भुजा ए है तो आपको बतानी है, यानी कि बराबर भुजाएं ए है और आधार बी है, तो उसके हिसाब से दो फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला बनता है आपका पाइथागोरस में लगाना चाहे तो उससे, और दूसरा बनता है आपका नॉर्मल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो है आपका वो वाला। ठीक है, और एक बनता है आपका ये वाला डायरेक्ट फार्मूला जिसमें हम बोलते हैं √3/4 a का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जो ऑप्शन दिया है इसमें वही चूज़ करेंगे। इसके बाद है 34 नंबर, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो सभी वृत्त देखने में समरूप होते हैं, देखने में गोले ही लगते हैं, गोल ही लगते हैं। उसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर में है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो PQ आपको बताना है। तो इसमें करना क्या है कि आपको सिंपली जो है पहले आपको डायग्राम बना लेना है कि इसमें बोल रहा है कोई एक ऐसा है और इसका कोई ओ बिंदु है सेंटर में, और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसकी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और इस पी बिंदु, कोई पी बिंदु है, वहाँ से एक स्पर्श रेखा जाती है PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है।
तो ये P से Q जो है यहाँ पे डिस्टेंस है, और O से Q जो है ये आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसने पूछा है कि आपका जो P से Q की दूरी जो है वो कितनी है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे ये 5 दे रखा है रेडियस, ये दे रखा है 12, और आपको बताना है ये वाली डिस्टेंस। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वो वाला आप जो है कर लोगे कि आपका जो हाइपोटेनस होता है वो आता है आपका बेस स्क्वायर प्लस में जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो वाला डालोगे फॉर्मूला, बस इसका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि मैंने बता दिया। अब डायग्राम में क्या है, आपको एक तो लंब दे दिया मैंने 5, तो आप अगर लंब बोलोगे तो लंब की वैल्यू है 5, और दूसरा जो है ये आपका आधार की वैल्यू है 12। ठीक है, कर्ण आपको निकालना है। ठीक है, तो कर्ण आप निकाल दोगे, कर्ण तो आपको दिया हुआ है, और ये आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब आपको निकालना है, बस तो फॉर्मूले में डालोगे निकल जाएगा। तो क्या आंसर आएगा उसका, तो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, आंसर आ जाएगा जो √119। उसके बाद आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ ऑप्शन सारे गलत हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हाँ, अगर एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो आंसर 2 आता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो वही सेम है, आपका एक सर्कल बना हुआ है, उसमें से यहाँ से एक लंब डला हुआ है, इस तरह से ये बनेगा आपका, और सबकी डिस्टेंस दे रखी है इसमें कि आपका जो है कोई एक वृत्त के बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। बिंदु Q से स्पर्श रेखा जो जा रही है इसकी लंबाई 24 दे रखी है, और तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है, यानी कि Q जो है आपका Q से केंद्र यानी कि O तक की दूरी है 25 है। तो आपको ये बताना है जो ये कितना है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि आपका जो है ये लंब कितना है ये आपको बताना है, यानी रेडियस बतानी है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और दूसरा 24 का स्क्वायर कुछ हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम इससे, तो वो आ जाएगा आपका, इसका जो भी करोगे तो उसमें माइनस करेंगे तो 49 आएगा। 49 का स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे जब, तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा और 7 आंसर आ जाएगा क्योंकि 49 का स्क्वायर जब हटाते हैं तो कितना आएगा 7। इसके बाद आते हैं 38 नंबर। आकृति में जो है TP और TQ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की हैं कि POQ 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर है किसके, ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या है देखिए, ये चक्री चतुर्भुज है, ठीक है, और ये कोई भी चक्री चतुर्भुज मतलब एक चतुर्भुज है, और कोई भी चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका मान होता है 360 डिग्री, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे 110 डिग्री दे रखा है, तो 110 डिग्री माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया। और क्या माइनस करें, हमारे को P पता चल जाए और Q पता चल जाए तो हमारे को T ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हमें पता है कि कोई भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाती है, यानी कि 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री का ये है, तो -90 फिर -90, तो सारा जब माइनस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये वैल्यू जो आई है हमारी 70 डिग्री हो गई। इसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक ट्राइंगल है आपका ABC, उसमें पैरेलल है ये, और AD दे रखा है, BD दे रखा है, और तथा AE दे रखा है। तो DE का माप निकालना है। DE क्वेश्चन गलत है, ये इसका माप नहीं निकाल सकते, ये बोल सकता था कि CE का माप निकालिए। तो CE का माप निकालेंगे तो आंसर आएगा ख, यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो है AD बटे में BD बराबर होता है AE बटे में EC। तो इससे फॉर्मूले से निकल जाता, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है, AD बटे में BD या DB बराबर होता है AE बटे में EC। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा बटे में ये वाला हिस्सा बराबर होगा ये वाला हिस्सा बटे में ये वाला हिस्सा। तो सभी की वैल्यू रख दोगे, तो इसकी वैल्यू AD की रख दो, AD का यहाँ दे रखा है 8, और BD की रख दो जो दे रखी है आपको 4, तो 8 बटे 4 हो गया, बराबर होता है ये। AE की वैल्यू है हमारे पास 6 बटे में आपका DE की वैल्यू, यानी कि CE की वैल्यू हमें निकालनी है। प्रश्न मैंने सही किया है, तो CE बराबर क्या हो जाएगा 8 × 24, तो यहाँ पर ये 4 इधर लाएंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 8 CE बराबर 24, और 8 इधर से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा
3 आ जाएगा। ठीक है, 8 24 में डिवाइड करोगे ना 8 से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये समीकरण हल करने से हमें क्या मिला, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहाँ पे CE के मान पूछना चाहिए इसको। और 44 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर ट्राइंगल है ABC में अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो तो क्या होगा। तो हम कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लो, ऐसे बना लो, मान लो ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, 90 डिग्री का बनाना है हमें। तो इसमें जो पूछ रहा है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि AB स्क्वायर यानी कि कोई भी ट्राइंगल जो है AB स्क्वायर बता रहा है और BC स्क्वायर। कैसे भी करो, एंगल बी इसमें 90 डिग्री की बात हो रही है, तो एंगल बी हम 90 डिग्री, कोई भी ट्राइंगल ले लो, तो हम यहाँ से ले लेते हैं AB और ये C, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब कैसे भी चलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो AB का स्क्वायर, AC सबसे बड़ा होता है, कर्ण की बात हो रही है तो AC तो ये रहा। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है AB का स्क्वायर, ये रहा, और BC का स्क्वायर ये रहा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है फिट होता है किसमें, 90 डिग्री पे, और एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे, तो बी वाला एंगल आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का, जितना हो सकता है मैंने एक्सप्लेन किया। और बाकी आप इसको पूरा ऑन बोर्ड समझना चाहते हैं एक एक स्टेप, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं सारे स्टेप्स के साथ में इसको सॉल्व करवा दूंगा। इसके अलावा जो अभी आपके मॉडल पेपर कल जारी हो रहे हैं उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।